तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम ना पिछले 4 साल से ये सोच रहे हो कि मैं एक वक्त लेके आऊँगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पिछले 4 साल से ना वो समय आ ही नहीं रहा। पता है क्यों? क्योंकि तुम उस वक्त के लिए ना काम ही नहीं कर रहे हो। ये जो वर्ड है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड ना बहुत छोटा सा है, इसको लिख के ना मिटा भी सकते हैं, मगर ना हकीकत लाइफ में ऐसा होता नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो उसको मिटाना आसान नहीं होता। वेल, पता है हमने ना ये सवाल सॉल्व तो कर लिया है, मगर ये सवाल ना एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्योंकि ये सेक्शन हमारे सिलेबस से कट चुका है। हे स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। और हमारी आज की इस मुलाकात में मैं वापस से एक और चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, या मोर फैंसी नेम इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के आज हम सारे के सारे एनसीईआरटी सवाल लगाने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल लगाने वाले हैं। सो जस्ट गेट रेडी। और अभी तक मुझे पता है तुम पेन कॉपी लेके बैठे नहीं होगे, तो फटाफट से उठो, पेन कॉपी लेके आओ, ताकि जो भी गलतियाँ हमारे साथ हो रही हो उन गलतियों को हम साथ के साथ सुधार भी सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग केमिकल विच आर रिलीज एट द साइनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड एज। तो साइनेप्टिक जंक्शन पे जो रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमें पता है कि यार एक न्यूरॉन में जो लार्ज वाला एंड है, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज साइनेप्टिक एंड, या साइनेप्टिक बल्ब्स होते हैं, जहाँ से कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होंगे एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, तो ये इन केमिकल्स को आप क्या कहते हो? तो केमिकल्स नाम सुन के हमारे माइंड में दो शब्द आ सकते हैं, एक होता है हॉर्मोन्स, एक होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एग्जांपल आप ACH ले सकते हो, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर और हॉर्मोन्स के अंदर? तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, तो इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है एंडोक्राइन सिस्टम की, उस प्लेलिस्ट में आपको पहला लेक्चर जो होगा ना, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने न्यूरोट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स के बीच का डिफरेंस समझाया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज किस कारण की वजह से क्रिएट हुआ है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो हमें पता है कि यार ये हमारा एक न्यूरॉन है, बिकॉज न्यूरॉन में ही मेजरली हमने कंडक्शन का पाथवे पढ़ा हुआ है, तो वहीं से हम उसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो न्यूरॉन में क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट जो है, या सेल के बाहर मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है, एंड सेल के जो अंदर वाला पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। पहला सवाल बताओ, इंट्रा सेल्यूलर कटायन क्या होता है? बताओ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कटायन क्या होता है? बताओ, इंट्रा सेल्यूलर अनायन क्या होता है? ये कुछ सवाल हैं जो आपको आने चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, या फिर इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, और जनरली भी आपको पता होना चाहिए, राइट? तो भाई इंट्रा सेलुलर कटायन, कटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, कौन है जो सेल के अंदर पाया जाएगा? दैट इज पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन होता है? जो सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कौन करता है? सोडियम। इंट्रा सेलुलर अनायन कौन होता है? क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा तो देखो क्लोराइड जो है वो उसका रोल होगा आपके पास, तो इसका रोल जो होता है ना, ये एक तरीके से मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, मेंटेनेंस या मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा मेन जो आपके यू कैन से जो नेगेटिवली चार्ज या जो भी चार्जेस आपके पास होते हैं, उसको उन चार्जेस को मेंटेन करने का काम किसका होता है? इन दोनों का होता है। ये सोडियम और पोटेशियम जो है ये आपके चार्ज को मेंटेन करते हैं ऑन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, या उसके अंदर की तरफ चार्ज मेंटेन करेगा कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम्स, तो कैल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट होगा बॉडी के अंदर, है ना? तो इसकी बॉडी फंक्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैग्नीशियम जो है ये एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल होता है,
और क्लोराइड हमने देख लिया, कार्बोनेट जो है वो यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम मिलके जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन या फिर जो भी मेम्ब्रेन पे चार्जेस पास ऑन होने वाले हैं वो इन दोनों की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। सो ऑल द स्टेजेस, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन, राइट। फिर आएगी आपकी पोलराइज, फिर डीपोलराइज, फिर रीपोलराइज। तो इस तरीके से जो स्टेजेस आपके पास आती हैं, है ना। तो पोलराइज स्टेज होगी, उसमें क्या होगा? बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। सेकंड स्टेज कौन सी आएगी आपके पास? डीपोलराइजेशन, जहाँ पे इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम गेटेड चैनल्स जो है ओपन होंगे एंड दैट इज हाउ ये जो सोडियम है ये अंदर घुस जाएगा। तो ऐसे पास ऑन होते होते इम्पल्स जो है वो ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आयन पंप, राइट। आपको पता है कि जो पोलराइज स्टेट है, या आप कह सकते हो कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है दैट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है? आपको पता है कि यहाँ पे आपके 3 सोडियम को आउटफ्लक्स किया जाता है, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स होता है, एंड इसका इफ्लक्स होता है या आउटफ्लक्स, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेज आएगी आपके पास वो आएगी डीपोलराइज स्टेज, जहां पे आप देखोगे कि जो सोडियम गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे एंड सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। तीसरे वाले स्टेप में आपको पता है जहां पे रीपोलराइजेशन स्टेज आएगी, जिसमें जो पोटेशियम पंप्स हैं, पंप नहीं, एक तरीके से पोटेशियम गेटेड चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे एंड दिस इज हाउ जो सेल के अंदर का जो पोटेशियम है वो सेल से बाहर चले जाएगा, और उसी की वजह से हाइपर पोलराइज स्टेज भी आ जाती है, बिकॉज वो सही टाइम पे रुक नहीं पाता, ठीक है। तो वो प्रोसेस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपली इसका आंसर क्या होगा? आयन पंप्स, जो कि एटीपी का इस्तेमाल करके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। अगला सवाल, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल बाय। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स। तो वो जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उन्हें कंट्रोल कौन करता है? तो वेरी सिंपल, ये पूरा फ्लो चार्ट आई होप आप जानते होंगे कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास होगा CNS एंड ANS, या यू कैन से PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड सोमैटिक नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन आ जाएगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा अगर इसकी बात करें PNS की, तो PNS में आपकी फर्दर 2 ब्रांचेस होंगी, एक होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होगा ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये फर्दर डिवाइड होगा 2 के अंदर, एक को आप कहोगे पैरासिम्पैथेटिक, एक को आप कहोगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। सो इस तरीके से डिवीजन होगी, और आपको पता है कि जो आपका वेसल ऑर्गन्स है वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, और वहाँ पे मेजरली कौन आते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डन है, कोई डाउट तो नहीं है। सोमैटिक में कौन आएंगे? जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक में क्या आएंगे? जो खुद कंट्रोल होते हैं। तो हमारे जो वेसरल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपका किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सब जो है ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द नी जर्क रिफ्लेक्स? नी जर्क, है ना, इट्स लाइक अगर डॉक्टर के पास गए, है ना, आपने बोला डॉक्टर से कि मेरे पैर में कुछ एक्शंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, या कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही है, तो वो एक तरीके से आपका नी जर्क रिफ्लेक्स चेक कर सकता है। क्या करेगा उसमें? वो हथौड़ा लाएगा, तुम डर जाओगे, और वो हथौड़ा तुम्हारे पैर पे मारेगा, घुटने पे, पैप्टिक बोन पे। तो वहाँ से जो है इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेंगे, वो इम्पल्स ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? वो इम्पल्स पहुँचने वाले हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट से इम्पल्स एंटीरियर हॉर्न से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और फिर वो कहाँ तक पहुँचेंगे? इस मसल पे पहुँचेंगे, और उस मसल पे पहुँचने के बाद तुम अपना पैर उस डॉक्टर के मुंह पे मार दोगे। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं करोगे, बट हाँ, है ना, इट कैन हैपन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नी जर्क रिफ्लेक्स, जहाँ पे आपने नी पे हिट किया तो वहाँ से रिफ्लेक्स पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड के वी हैव दिस डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वहाँ से पास ऑन होता हुआ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से निकलता हुआ मोटर नर्व्स के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल हिट इट। ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा तो फिर कराओ सर्जरी।
ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन सी हियर। तो कौन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, तो भाई सारे डिसीजन जो हैं ये बहुत क्विक होता है, फटाफट से, है ना, जैसे ही मारा वैसे ही एक रिवर्ट मिल गया, इनपुट डालते ही आउटपुट मिल गया। सो इसमें ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वही स्लो प्रोसेस हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। दिस इज द करेक्ट आंसर। डन है। अगला सवाल, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नाउ आई नो इमोशंस वर्ड सुन के तुम्हारे इमोशंस जाग जाते हैं, है ना, मगर कंट्रोल योर इमोशंस, है ना। तो वेल, अब कौन से इमोशंस की यहाँ बात हो रही है, तो वो इमोशंस कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा इमोशंस लव अफेक्शन वाला, कोई और इमोशंस की बात कर लो, चाहे वो फियर की बात हो, एक्साइटेशन की बात हो, यू आर सो एक्साइटेड फॉर समथिंग, है ना, तो कोई भी इमोशन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। एंड सेक्शुअल डिजायर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली कौन सा एरिया है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है, वो है आपका लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ये आपको पता होगा। इसमें आपका आता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, है ना, जिसमें आपके कुछ और पार्ट्स भी आ जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम, ये दोनों कंबाइन करके आपके सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की, तो इसमें आपके फर्दर दो पार्ट्स और आते हैं, जैसे कि एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे होता है ना, बचपन में हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो मतलब तुम्हें आज तक याद रह गया हो। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि यार सारे के सारे इंसिडेंट तुम्हें याद हो, कुछ एक आध जो तुम्हें याद रह जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ओके। और वहीं बात करें एमिगडाला की, तो क्या करता है, ये आपका इमोशंस कंट्रोल करता है ना। इमोशंस में क्या, फियर हो सकता है, फाइट हो सकता है, या इसके अलावा आप कह सकते हो एक्साइटेशन, एक्साइटमेंट, ये सब कुछ, ठीक है। बाकी हाइपोथैलेमस और ये कंबाइन करके सेक्सुअल डिजायर्स कंट्रोल करेंगे, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक तरीके से आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा जनाब, मेक द वाइटामिन प्रेजेंट इन द रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में कौन सा वाइटामिन प्रेजेंट होता है भाई, हाँ जी, रोडोप्सिन में, जो कि आपको पता है कि आपके आई पिगमेंट है, ठीक है, उसमें कौन सा लाइक वी हैव द रॉड सेल्स, है ना, इट हैज़ द रोडोप्सिन। तो उसमें कौन सा वाला विटामिन इन्वॉल्व होगा, तो पहले से ब्रेक करते हैं। रोडोप्सिन की बात करें तो उसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास एक तो आएगा रेटिनल, है ना, रेटिनल पार्ट आएगा एक तो, और एक आएगा आपका ऑप्सिन वाला पार्ट। ऑप्सिन क्या होता है, ये एक तरह का आपका प्रोटीन है। रेटिनल क्या है, ये आपका पिगमेंट है जो कि आपका पर्पलिश रेड पिगमेंट, पर्पलिश रेड पिगमेंट है। और दिस इज एक्चुअली यू कैन से एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो रेटिनल जो है किससे बनता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए से बनता है। ऑप्सिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। दिस इज हाउ इट कंबाइंस टू फॉर्म रोडोप्सिन, और इनकी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से आप चीज़ों को देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन है। अगला सवाल, ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट इंक्लूड्स। तो जो हमारी आंख है, नेत्र हैं, उनमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, उसके अंदर वाली कोरोइड, तीसरे वाली सबसे अंदर वाली रेटिना, ठीक है। तो वी हैव दीज 3 लेयर्स। जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, वो क्या इंक्लोज करती है, जो स्क्लेरा है इसके आपके पार्ट्स आते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा, 2 पार्ट्स आएंगे। सेकंड जो है वो कोरोइड लेयर है। कोरोइड लेयर में क्या बनते हैं, यहाँ से आपके बनती है सिलियरी मसल्स, है ना, सिलियरी लिगामेंट्स होंगे जो कि लेंस को होल्ड करेंगे। और सबसे अंदर वाला है आपका रेटिना। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये कुछ कुछ पार्ट्स को एनक्लोज करते हैं। तो स्क्लेरा और जो लेंस है उसके बीच में कौन सा पार्ट आएगा, एक्वास ह्यूमर, ठीक है। कोरोइड जो है उसका पार्ट क्या होगा, लेंस हो जाएगा।
जो रेटिना है उसके अंदर, मतलब लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा पार्ट आएगा, विट्रस ह्यूमर। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स जो है इन्वॉल्व होंगे और आप कह सकते हो कि लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया और विट्रस ह्यूमर, ये तीनों एनक्लोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 लेयर्स। होपफुली इट्स क्लियर, है ना। सवाल इजी है, ऑल्दो ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं बिकॉज ये हमारे सिलेबस से कट ऑफ हो चुके हैं, है ना। तो ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट है जो कि इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है, बट स्टिल 2-3 क्वेश्चन है, कर लेते हैं, है ना। वैक्स ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल। तो नाम क्या है वैक्स ग्लैंड का, तो कुछ नया सिखाता हूँ मैं आपको। एक होती है सेबेशियस ग्लैंड, है ना, एक होती है सेबेशियस ग्लैंड, एक होती है स्यूडोरीफेरस ग्लैंड। ठीक है, तो सेबेशियस ग्लैंड जो होती है, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स होती हैं आपके पास। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड जो है ये आपकी बॉडी में से NaCl एंड वाटर को रिमूव करवाती है। सेबेशियस ग्लैंड जो है ये आपकी बॉडी से ऑयल को सिक्रीट करवाती है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है ना। और ईयर की बात की जाए तो वहीं पे सेबेशियस ग्लैंड मॉडिफाई होकर सेरोमिनस ग्लैंड फॉर्म करती है जो क्या रिलीज करवाती है, वैक्स रिलीज करवाती है। सो इन द ईयर वी लाइक we have the wax over there, so this is produced by actually this ceruminous gland. Option number D is the correct answer. Simple, कुछ मुश्किल नहीं है। 10 क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। कौन सा वाला पार्ट है आपके इंटरनल ईयर का जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यू मस्ट नो दिस थिंग कि ऐसा एक नाटक आता था, साथ निभाना साथिया या ऐसी कुछ ना, आई स्टिल रिमेंबर माई मदर यूज्ड टू वॉच। उसमें थी एक कोकिला, है ना, गोपी बहू कोकिला। तो कोकिला इज दैट पार्ट जो हमेशा सुनाती रहती थी किसको, गोपी बहू को। तो इट्स लाइक कोकिला इज लाइक सुनाने वाला, तो इट्स लाइक द सुनने वाला पार्ट। ओके, सो ये वो पार्ट है पूरे ईयर का जो रिस्पॉन्सिबल है सुनने के लिए। बाकी 3 पार्ट जो है वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो वो हमें नहीं जानना है बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही आप याद रख लीजिए कि सुनने के लिए कोकिला वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कोई अगर पूछे कि भाई हमारा जो ईयर है उसका मेन काम क्या होता है, तो पागल बन के एकदम से मत बोल देना कि भाई सुनना इज़ द मेन काम ऑफ आवर ईयर्स, विच इज़ रॉन्ग। प्राइमरी फंक्शन जो हमारे ईयर्स का है वो है बैलेंसिंग का। तो लास्ट में तुम जो चलते हो ना इस तरीके से, है ना, तो वो एक्चुअली जो तुम्हारी चाल है वो तुम्हारी ईयर्स की वजह से ही मेंटेन हो रखी है। तो प्राइमरी फंक्शन इज बैलेंसिंग एंड सेकेंडरी फंक्शन इज हियरिंग। ओके, अगला सवाल, द ऑर्गन ऑफ कोटा इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कोकिला। ऑर्गन ऑफ कोटा है सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको पता है कि ईयर में इकलौता ऐसा पार्ट है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोकिला, तो उसी का पार्ट होगा। एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, है ना। तो इजी चैप्टर था, चैप्टर तो थोड़ा लेंदी था मगर हाँ इजी चैप्टर है एनी हाउ। और सारे के सारे सवाल हमने लगा लिए हैं इसके। कुछ पार्ट सेक्शन जो है डिलीट हो चुका है इसका, वो आपको नहीं पढ़ना है एनी हाउ। सो होपफुली यू लाइक द सेशन एंड जस्ट हिट द लाइक बटन, कीप डूइंग योर स्टडीज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।